Good morning everyone. Today I am going to start a new chapter in mathematics. The name of this chapter is fractional part function of x. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया था और उसकी प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x क्या होता है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से किस तरीके से रिलेट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल वर्ड्स में मैं बात करना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई नंबर है 4.25, ठीक है। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 + 0.25, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ अगर देखो तो यहाँ पे 4 क्या होगा? 4 है इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, और 0.25 क्या है? इस नंबर का 4.25 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर x को उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं किसी रियल नंबर x की बात करूं तो x को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसके इंटीग्रल पार्ट, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में x को अगर मैं इस तरीके से डिनोट कर दूं तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? जो सेकंड टर्म मैंने लिखा है ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x। ठीक है, x का फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को के फंक्शन को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैंने x को रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे मान लो किसी भी रियल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को अगर लिखना है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है? उस रियल नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को क्या करना है? आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा। जैसे हमें मान लो लिखना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ साइन एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ साइन एक्स अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? f(x) इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने साइन एक्स को लिख दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.12 लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में 3.12 को इस तरीके से मैं लिख दूंगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² लिखना है तो 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैं क्या लिख दूंगा? x² को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिखना हो तो कैसे लिख पाऊंगा? देखो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को मैं इस तरीके से अगर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। अगर मुझे लिखना हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 लिखना हो तो कैसे लिख पाऊंगा मैं? f(x) इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में -3 को इस तरीके से मैं लिख दूंगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको याद रखना है, ठीक है। यही डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन की। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कुछ नंबर्स की मैं वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करूं, जैसे मान लो 3.25 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.25,
या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.25 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे कि हम लोग इन सब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे मान लो पहले नंबर पे मैं लिखूं, फर्स्ट नंबर पे जैसे मान लो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.25। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिफाइंड होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.25 को कैसे लिख पाऊंगा? मैं लिखूंगा 4.25 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.25। ठीक है, अब 4.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4 होता है। 4.25 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है तो 4.25 से नियरेस्ट और इससे छोटा जो इंटीजर होगा वही 4.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.25 माइनस 4। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.25 की वैल्यू क्या निकल के आई? 0.25। ये तो नंबर पॉजिटिव था। अगर मान लो हमें किसी नेगेटिव नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर मुझे मान लो यही नंबर ले लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में, जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करनी है -4.25, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.25, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसी डेफिनेशन का यूज करके मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँगा? मैं इसको लिखूंगा -4.25 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.25, और -4.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -5 होता है, क्योंकि -5 क्या है? -4.25 के नियरेस्ट है और -4.25 से छोटा भी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4.25 -5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4.25। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.75। तो इस तरीके से एक नेगेटिव नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या आ गई? माइनस। ठीक है, ये आ गई। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर, कोई इंटीजर हो तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो, जैसे मैं एक कोई इंटीजर लेता हूँ, नंबर 3 में देखेंगे यहाँ पे देखो, जैसे मैं इंटीजर ले लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मान लो 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7। ठीक है, 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 की वैल्यू क्या होती है? 7 के बराबर ही होती है, क्योंकि किसी भी इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस इंटीजर के बराबर ही होती है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 विल इक्वल टू 7 एंड दिस विल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 की वैल्यू क्या आई? 0। मतलब जब हम कोई इंटीजर लेते हैं तो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आती है? हमेशा 0 आती है। तो यहाँ पे एक हम लोग नोटेशन नोट कर लेंगे। हमें क्या नोट करना है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू z। z यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसको हमें क्या करना है? नोट डाउन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे इस चीज का यूज होगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो मुझे इसको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। तो हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और एक इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है ये सीख लिया, ठीक है। अब इसमें इतना ही सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू करली ब्रैकेट के बीच में अगर एक्स को डिनोट कर देंगे तो ये एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहलाएगा। ये पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.75 लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टू करली ब्रैकेट के बीच में 4.7 को मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो इस तरीके से ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.7 कहलाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.2524 अगर लिखना है तो दो करली ब्रैकेट के बीच में -7.25 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है तो टू करली ब्रैकेट के बीच में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को इस तरीके से डिनोट कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब देखो कैलकुलेशन फॉर डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात हो रही है। तो किसके डोमेन और रेंज की बात हो रही है, हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसके डोमेन और रेंज के लिए कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसके डोमेन और रेंज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो हम लोगों ने इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। उसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा क्या देता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा क्या देता है, एक इंटीग्रल वैल्यू। अगर इस इंटीजर की वैल्यू क्या है, n है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू। मान लिया इसकी वैल्यू n है तो x की वैल्यू x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n विल लेस देन n+1 होगा, ठीक है। ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी चीज का यूज करके हम लोग इसके ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे और इसके डोमेन और रेंज को भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैंने डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर मैं n रख दूं -n, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या होगी, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड विल लेस देन n+1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो x के अलग अलग इंटरवल के लिए हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये y लिख लो, y इज टू एफ एक्स इज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल इक्वल टू x माइनस n। n यहाँ पे क्या है, n कोई इंटीजर है, ठीक है। ये कब होगा, जब x की वैल्यू विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1 होगी। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी x माइनस 0 यानी x हो जाएगी, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगी। अगर मैं बात करूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1, ठीक है। ये लिखते चलो, इसी से हम क्या करेंगे, इसी से ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका और इसके डोमेन की एनालिसिस करेंगे। अगर x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 and less than 4, then fractional part of x will equal to x minus 3। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमने क्या क्या लिखा, हमने इस इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी, y इज इक्वल टू x, ठीक है। हमने इस इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी,
इसकी वैल्यू लिखी x माइनस 1। हम लोगों ने इस इंटरवल के लिए क्या लिखी, x माइनस 2। इस इंटरवल के लिए हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी, x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। ये सारे इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है पहले से ही कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है जिसका स्लोप m है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों का, इन सभी का कंपेयर करें तो हम देखेंगे इन सभी का स्लोप क्या है। ये जो अभी सभी स्ट्रेट लाइन हमें मिली हैं, इन सभी का स्लोप क्या है, इन सभी का स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। मतलब इन सभी लाइनों का स्लोप क्या है, 1 है। यानी इन सभी लाइनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। यानी कि ये सभी लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, पहली बात ये सभी लाइनें पैरेलल हैं। और दूसरी बात, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1,0 पे। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,0 पे। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3,0 पे। ठीक है, ये लाइनें x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम लोग रेंज बढ़ाते जाएं, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मिलती जाएगी। ये पैरेलल बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पहली बात इतनी समझ में आ गई। यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होगा। क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। अगर मैं डोमेन की बात करूं, यहां पे देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोथ आर सेम थिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो डोमेन तो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब आती हैं हम लोग रेंज की बात करते हैं। जब हम लोग डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे तो हम इसके ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम रेंज की बात करें तो देखो, मैं इसको, ये जो मैंने लिखा है, या मैं कहूं कि इस चीज को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन किया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x माइनस n होती है। n क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो ये किस इंटरवल के लिए है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1 है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है x माइनस n। यहां पे n क्या है, n विल इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, और किस इंटरवल के लिए डिफाइन किया है, x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन किया है, x की व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। इन सब चीज के लिए हम लोगों ने इस इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन किया है। अब देखो मैं इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां देखो x क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1। ठीक, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ठीक, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां पे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिफाइन किया था ना। ठीक है, n की जगह मैंने पुट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और x क्या होता है, किसी भी रियल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, अब देखो सभी टर्म में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को वो कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, ये फंक्शन डिनोट कर रहा है, ये जो फंक्शन है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है एफ एक्स, यानी एफ एक्स की रेंज यहाँ से हमें मिल गई जो कि है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे रेंज भी मिल गई आपको, यानी एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, एफ एक्स की रेंज हो जाएगी बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, 0 to 1, यहाँ 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया और 1 पे ओपन इंटरवल लगाया, 1 इस एफ एक्स की वैल्यू में शामिल नहीं है लेकिन 0 शामिल है, ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इतनी बात। तो हम लोगों ने रेंज और डोमेन को कैलकुलेट कर लिया, ये रेंज है, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके डोमेन को कैलकुलेट कर लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगा और रेंज विल इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, इतनी बात। इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी ग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्राफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमें ग्राफ को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। देखो यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर दूं, ये क्या है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस पे सभी इंटीजर्स को और वाई एक्सिस पे सभी इंटीजर्स को प्लॉट कर देता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसे नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में मैं सभी इंटीजर्स को प्लॉट कर देता हूँ, -1 -2 -3 -4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक, ये नेगेटिव एक्सिस है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे मैं सभी इंटीजर्स को प्लॉट कर देता हूँ, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक, मैंने सभी उसको प्लॉट कर दिया। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या है, x के बराबर, यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दे रहा है ये, जो कि देखो, जो कि ओरिजिन से पास करेगी और x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या था, 1 था। तो हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। 1 पे मैंने क्या है, एक ओपन सर्किल बना दिया और यहाँ पे डॉट बना दिया मैंने, ठीक। 1 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, 1 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है इस इंटरवल के लिए। किस इंटरवल के लिए, फॉर दिस इंटरवल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन सर्किल बना दिया। ऐसे ही 1 to 2 के लिए मैं बात करूं, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, उस समय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है, x -1 है, यानी ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, लेकिन ये किस पॉइंट से होकर के जाएगी, x एक्सिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 1,0 पे। तो हम लोग एक और स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये ठीक है, इस तरीके से ये बनता जाएगा। -1 और 0 की बात करूं, ये भी ऐसे ही होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये है ग्राफ।
ठीक है, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के प्रॉपर्टीज को, इस फंक्शन के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और ये क्या है, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ये क्या है, रेंज है, ये रेंज है। ठीक है, ये चीज पढ़ चुके हैं। अब सेकंड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड दिया है यहाँ पे, वो क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। वो क्यों होगी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विल इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्यों 0 होगा। जैसे मान लो एक्स की कोई वैल्यू ले लो, एक्स जैसे मैंने ले लिया 3.25 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने 3.25 ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी। ठीक, 3 होगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर विल इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो लिखा है प्रॉपर्टी वो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे x की जगह कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। जैसे x की जगह नेगेटिव नंबर को ले लो, x की जगह मैंने -1.75 ले लिया मान लो, तो फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.75। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और -2 अगर आ गई तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी हमें कैलकुलेट करना हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, तो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब हम लोगों ने x पॉजिटिव नंबर लिया है, नेगेटिव नंबर ले लिया है, दोनों के लिए ही क्या है, ये जो दिया है प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल इक्वल टू 0, इसको हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, थर्ड नंबर में लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल इक्वल टू 0। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या हमें क्या करना है, ये हमेशा 0 होगा, इसको नोट डाउन भी करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो x की वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, ऐसे मान लो 7.12 ले लिया मैंने। ठीक है, तो अगर 7.12 के फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.12, तो ये क्या हो जाएगा, 0.12 होगा या नहीं, 0.12 आ जाएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.12 की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू इफ x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इन सभी वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होती है, 0 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी, ये भी वेरीफाई हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखा हुआ है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x will equal to 0 for x belongs to integer। ठीक है, for x belongs to integer and this will equal to 1 if x does not belongs to integer। so we have to prove these two। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे,
सिंपल मेथड है कि x की कोई वैल्यू ले लो। जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने ले ली, x की वैल्यू पहले कोई इंटीजर ले ली, जैसे मान लो 3 ले लेता हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया फॉर इंटीजर्स के लिए। अगर फॉर नॉन इंटीजर्स की बात करूं तो x की वैल्यू मैं मान लो x मैं ले लेता हूं यहाँ पे, x मान लो ले लेता हूं मैं 3.12 ले लेता हूं, ठीक है। x अगर मैं 3.12 ले लेता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.12 हो जाएगी, ठीक। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.12, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.88, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करना बताया है पहले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, यानी हमें किसको ऐड करना है, हमें ऐड करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.12 प्लस 0.88, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी x जब नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i, i क्या है, i बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, i इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स, ठीक है। z यहाँ पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैं मान लो x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1.5 और i की वैल्यू यानी कोई इंटीजर ले लेता हूं मैं 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, ठीक है। और अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो आया क्या है 0.5 आया। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो x यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, x लिया है 1.5, ठीक है, समझ में आया। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, x की वैल्यू ली है 1.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, ठीक, ये सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, तो लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो बहुत जगह ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी। और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके ऊपर कितना भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लो, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लो एंड इसका भी ले लो, ये हमेशा इक्वल होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के, ठीक है। ये हमेशा क्या इक्वल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 को भी वेरीफाई कर लिया, ये जान लिया।
ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हो, एक्स की कोई वैल्यू ले लो, एक्स की कोई वैल्यू लेकर के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। और 7 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 7 की वैल्यू क्या है, किसी भी रियल नंबर को उसके इंटीग्रल पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एंड उसके फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वो हैं वेरीफाई हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें सॉल्व फॉर एक्स इफ 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है, वेयर दिस एंड दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिस्पेक्टिवली। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग, यहां पे दिया हुआ है 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैंने बताया था किसी भी रियल नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और दिस विल इक्वल टू 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। मैंने एक्स को ये लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स की जगह लिख दिया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, देखो ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विल लेस देन 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या देगा, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3/2 है, अगर कोई वेरिएबल इंटीजर, ठीक है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 एंड 1, यही होगी ना। 0 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 3/2 कोई नंबर है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ देखो, आई हैव टू इरेज, आई नीड सम स्पेस, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था x को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू भी 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 0 = 0। तो यानी एक x की वैल्यू 0 आ गई। और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2/3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी 2/3 + 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। यानी x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू, पहली 0 और दूसरी 5/3। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है में है, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 5 fractional part of 2x + 3 dx where this symbol denotes फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके i की वैल्यू कैलकुलेट, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और i की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ, हम किसी भी ऐसे फंक्शन को जो डिसकंटिन्यूअस है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो काउंटेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल होनी चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए उसकी डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है तो उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इस ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x + 3 को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, अब बताता हूं मैं कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या दी हुई है, i की वैल्यू दी हुई है i विल इक्वल टू, हमें इंटीग्रेट करना है, यहां पे देखते हैं क्या दिया हुआ, i की वैल्यू दी हुई है 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x + 3 dx। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2x को कैपिटल X मान लेता हूं। यहां पे मैंने 2x को कैपिटल X मान लिया। क्या मान लिया, 2x को कैपिटल X मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2dx क्या हो जाएगा, d कैपिटल X हो जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 है तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस इक्वेशन से। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 है तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आएगी 0 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैपिटल X + 3 d कैपिटल X। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके इस i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, कोई इंटीजर हो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होती है। यहाँ पे i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3 को मैं क्या लिख पाऊंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख पाऊंगा या नहीं, कैपिटल X है यहाँ पे, ध्यान रखना कैपिटल X है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैपिटल X + 3 विल इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैपिटल X। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 0 to 10, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा dx। इसका मतलब क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एक चीज मैंने और बताया था आपको जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पढ़ा रहा था। पहली चीज तो ये बताया था मैं, दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है a to b f(x) dx,
ये क्या देगा, दिस विल ऑलवेज गिव एन एरिया, एरिया, ठीक है, ये क्या देगा, हमेशा एरिया देगा। और कौन सी एरिया देगा, यहां देख लो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये है फंक्शन एफ एक्स है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन वाई एक्सिस, ठीक। हमें इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, हमें इसको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू b तक, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। इतनी बात समझ में आई, x बराबर a से लेकर के x इज इक्वल्स टू b तक इंटीग्रेट करना है। तो ये जो एरिया एफ एक्स फंक्शन x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस के बीच जो ये एरिया है, उसी एरिया को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसी एरिया की वैल्यू ये इंटीग्रेशन देगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन 0 टू 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखो यहां पे क्या करना होगा, 0 से लेकर के यहां 10 तक, मान लो यहां 10 है, ठीक है, 0 से लेकर के 10 तक की में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें हम लोग, किसका ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अगर ड्रॉ कर लें, तो जो ग्राफ का एरिया आएगा, यानी ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 10 तक। कैपिटल एक्स, ठीक है। अगर इन एरिया को कैलकुलेट कर लें हम लोग, किन एरिया को, ठीक है, 0 से लेकर के 10 तक के बीच जो ये एफ एक्स, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड 0 टू 10 के बीच जो भी एरिया है, जो भी एरिया फॉर्म होगा, उस एरिया की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू उस एरिया के बराबर। अब इसकी एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का बेस क्या है, ये 1 है, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो किसी एक अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया की बात करूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 1 है और हाइट भी क्या है 1 है, यानी एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 0 से 10 के बीच 10 ट्रायंगल बनेंगे, तो 10 ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई अगर हम लोग 10 कर दें तो इसका एरिया निकल आएगा 5, ठीक है। यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें निकल के आ गई 5, ठीक, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। तो इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख लो। और ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 10, ठीक है, हर एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे इस लिमिट को तोड़ दो, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, अगर आप देखो, आई हैव टू इरेज, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। जैसे मान लो इसको हम लोग 0 टू 1 dx प्लस 1 टू 2 dx, ठीक है, ये फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पे एफ एक्स रख देंगे, कोई फंक्शन है अप टू 9 टू 10 dx। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनको सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर आएगा आपका 5/2। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने, इसमें कोई 5/2 है, यानी ऑप्शन बी है, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अब देखो कोई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वेयर दिस एंड दिस सिंबल एंड दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें क्या कैलकुलेट करना है,
हमें f ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f√2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, ये क्या है, इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब इस टर्म को देखते हैं, किस टर्म को, इस टर्म को। ठीक है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर कुछ भी हो, ये कोई भी वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू है x की कोई भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये कुछ भी वैल्यू आती है, लेकिन ये क्या आएगी, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लगा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू होगी हमेशा, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक इंटीजर होगी। ठीक है, इंटीजर होगी तो इंटीजर प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा हमेशा, ये भी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही हो जाएगा ये, यानी ये वाला जो टर्म होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी टर्म होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। ये लास्ट टर्म भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इस फंक्शन को दोबारा अगर लिखने की कोशिश करें तो फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस, ठीक, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म ये है, पहला टर्म हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दूसरा टर्म भी हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, समझ में आया, दूसरा टर्म भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि ये इंटीजर है, ये वाला जो पार्ट है इंटीजर, x प्लस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ठीक, ऐसी थर्ड टर्म भी हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 99th टर्म तक ये ऐसा होगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 99 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, इसको लिख लेंगे 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी fx की जो वैल्यू है, यानी fx की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इतनी बात समझ में आई, क्या आ जाएगी, 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, अब क्या है, f√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.4142, 0.4 अंकों तक की वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है, ये और आगे बढ़ता है, इसकी वैल्यू और आगे होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.414 की वैल्यू क्या होगी, 0.4142, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 41.42। ठीक, यानी f√2 की वैल्यू क्या आ गई, 41.42। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 41.42, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 41। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 41.42 की वैल्यू होगी 41। तो ऑप्शन कोई है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x, देन डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन f(x) डिफाइंड होता है। ठीक है, किसी फंक्शन को डिफाइन करना हो, किसी फंक्शन का डोमेन के बारे में अगर पूछे कोई, तो सिंपल वर्डों में अगर मैं बात करूं तो x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए कोई वो फंक्शन f(x) डिफाइन होता है, उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं उसको।
ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना है, इस फंक्शन एफ एक्स इज टू 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? डी आर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1 बाई 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाएगा या नहीं? अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए अगर एफ एक्स को डिफाइन करना है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया था, ये अगर 0 हो रही है तो यानी x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू यहाँ पे होता है इंटीजर, यानी x की सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू में से अगर इन इंटीजर्स को एक्सक्लूड कर दें, ऑल रियल वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच सभी रियल वैल्यू में से अगर इन इंटीजर्स को z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर। अगर इन इंटीजर्स को एक्सक्लूड कर देंगे तो इन सभी वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा, यानी इसके डोमेन को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ दिस सिंबल डिनोट, ये क्या है? ये सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के डोमेन को हमको कैलकुलेट करना है। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन के बारे में आपको मालूम है, एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन डिफाइंड होता है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है, अगर इस फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डी आर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डी आर 0 हो गया यानी 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं 0 नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर एफ एक्स को डिफाइन करना है। मतलब हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि देखो, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x की सभी वैल्यूज के लिए हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये कभी x की किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं जो इस फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन कर सके। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी इसका डोमेन फाई हो जाएगा। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे, और भी बेहतरीन प्रॉब्लम और ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो जेईई मेन और एडवांस में पूछे गए हैं। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।